जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का क्लियर डाउट चैनल में फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने क्लास 9th की सीरीज़ में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल शुरू किया था, उसका हमने फर्स्ट पार्ट देखा था और हमने उसके अंदर सेल्स का इंट्रोडक्शन प्लस जो हमने तीनों लिक्विड्स के स्टेट्स देख लिए थे जिसके हमने वो कवर कर लिए थे। आज हम सेल के सेकेंड पार्ट्स में शुरू करेंगे और प्लाज्मोलाइसिस के बाद सेल वॉल्स और बाकी चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं बेटा सेल वॉल के बारे में। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हम लोग शुरुआत करेंगे सेल वॉल से। देखिए, सेल वॉल इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है और ऑब्वियसली ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ कहाँ होता है बेटा? सिर्फ प्लांट सेल के अंदर, यानी कि सेल वॉल एनिमल सेल्स के अंदर नहीं पाया जाता। दे आर ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल्स। ये ऐसे भी याद रखना है, कभी कभी प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफ्रेंसिएशन पूछा जाता है कि मेन डिफरेंस क्या है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि प्लांट सेल्स में क्या पाया जाता है बेटा? सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर जब हम लोग चर्चा करेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें प्लांट सेल वॉल क्या होता है, नहीं पाया जाता है। नेक्स्टली, इट इज़ अ रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ये जो है ना बेटा, ये जो एक देख रहे हैं बाहर का जो ऐसे लेयर है ना, ये पूरा ये क्या करता है ना, एक सेल का एक बाहरी कवरिंग है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, ये देखिए, ये जो है ना, ये जो आपको एनिमेशंस में दिख रहा है, यहाँ जो रोटेट हिलता हुआ दिख रहा है, दैट्स ये आउटर स्ट्रक्चर दिखाया गया। तो ये क्या है? एक आउटर कवरिंग है सेल को, जो कहीं ना कहीं उसको बाउंड करता है, उसके शेप्स को, उसके स्ट्रक्चर्स को बाउंड करके रखता है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर के हिस्से में पाया जाता है। ऑब्वियसली अगर ये बाहर से प्रोटेक्ट कर रहा है तो जो सेल मेम्ब्रेन हमने देखा था उसके जस्ट बाहर आपको क्या होता है बेटा? सेल वॉल होता है मेम्ब्रेन के बाहर, जिसको कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन का प्रोटेक्टर भी होता है। ये सेल मेम्ब्रेन को एक प्रोटेक्ट करके रखने का काम भी कौन करता है? सेल वॉल करता है। ठीक है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन था अंदर का, और ये जो पीला लाइंस आपको दिख रहा है ये आपका पूरा सेल वॉल है, जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर का एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रहा है। गॉट इट? ये बेटा मिलता किससे? सेल्यूलोज से मिलके बना होता है। ये भी एक क्वेश्चन है आपका, है ना, कि सेल वॉल किन से पार्टिकल से, किन चीज़ों से मिलकर बनता है? तो दैट इज मेड फ्रॉम द सेल्यूलोज। ठीक है, सेल वॉल किससे मिलकर बना है? सेल्यूलोज के अंदर से। और सेल्यूलोज है क्या? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या बेटा? आपको पता है एनर्जी गिवन न्यूट्रिएंट्स माना जाता है ना। तो बिल्कुल, यानी कि सेल्यूलोज बना किससे? कार्बोहाइड्रेट। और सेल्यूलोज से क्या बना? सेल वॉल। कैसे याद रखोगे? हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सेल्यूलोज किससे बना है, तो वो किससे बना है बेटा? कार्बोहाइड्रेट से। और सेल्यूलोज से क्या बना है? तो सेल वॉल बना है। तो क्या है सेल वॉल? सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है। एक आउटर कवरिंग है सेल्स का, सेल मेम्ब्रेन के बाहर साइड में पाया जाता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। किससे बना होता है? तो सेल्यूलोज से बना जाता है। और सेल्यूलोज किससे बना होता है बेटा? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। अगर हम सेल्यूलोज की बात करें तो सेल्यूलोज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है दैट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। हमारे की प्लांट्स को जो का जो स्ट्रक्चर होता है, जो बाहरी संरचना होती है, उसको मजबूती, उसके स्ट्रक्चर को जो एक शेप देने का काम कौन करता है? सेल्यूलोज। ठीक है, और इसी सेल्यूलोज से बना है आपका सेल वॉल। इसीलिए सेल वॉल बाहर से बना होता है, जो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। किसी भी ट्रीज का आप लोग प्लांट्स का देखते हो कि जब बाहर का स्ट्रक्चर होता है काफ़ी हार्ड होता है ना, जिसको हम लोग बाहर के कहते हैं। तो ये किसी से बना बेटा? सेल्यूलोज से बना है, जो उसको जो क्या देखता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके, एंड इट इज नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमेएबल। नॉन लिविंग का मतलब क्या है? क्योंकि ये बाहर का स्ट्रक्चर्स में है, ये लिविंग नहीं होता, ये डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, और फ्रीली परमेएबल, इनके अंदर इनपुट आउटपुट की जब बात करते हैं ना, इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस फ्रीली, इसमें ये कोई बाउंड नहीं होता, ये फ्रीली होता है। और ये नॉन लिविंग होता है, ये बिल्कुल डेड सेल्स होते हैं, इसके अंदर लिविंग सेल्स नहीं पाए जाते। इतनी बातें हमको याद रखनी है इन द टर्म्स ऑफ सेल वॉल। अब देखिए, फ्रीली परमेएबल का यहाँ मतलब यहाँ पे क्या हो गया? दैट अलाउज ऑल सब्सटेंसेस टू एंटर एंड लीव द सेल फ्रीली। परमेएबल्स मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि जिसके अंदर इन और आउट एक हो। यहाँ पे फ्रीली परमेएबल बोला, इसका मतलब क्या है कि जितने भी सब्सटेंसेज होंगे ना, उसको ऊपर कोई बाउंड नहीं होता, वो फ्रीली इन आउट कर सकता है। ठीक है, तो ये सेल वॉल क्या बताया? एक नॉन लिविंग भी और फ्रीली परमेएबल भी होता है। फ्रीली परमेएबल का मतलब याद रखिएगा, दैट अलाउ सब्सटेंस टू एंटर एंड लीव द सेल फ्रीली।
तो ये हमने अभी देखा सेल वॉल के बारे में। अब हम लोग थोड़ा फंक्शंस देखते हैं कि फंक्शंस क्या होता है सेल वॉल का। सबसे पहला देखिए, हमने ये आउटर लेयर था ना बेटा, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। जैसे हमारे घर में वॉल क्या करता है, हमारे घर का जो दीवार होती है, हमारे घर में जो दीवार क्या करता है, एक तो ये डिवाइड करता है रूम टू रूम, सेम एज बाहर की सारी चीज़ों से, एनिमल्स से, बाहरी डेंजरस चीज़ों से, चोर से, धूप से, पानी से, बारिश से, सबसे प्रोटेक्शन देता कौन है बेटा, हमारे घर का वॉल देता है ना। सेम काम यहाँ भी है, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है सेल को। गॉट इट। जैसे देखिए ये जितने भी अंदर की सारी चीज़ें उससे बचाने का काम कौन कर रहा है, सेल वॉल ही तो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा गिव्स डिफिनिट शेप टू ए सेल। ऑब्वियसली अगर हम ये वॉल नहीं होता तो इनका एक डिफिनिट शेप भी नहीं होता। बिल्कुल, फिर से आप घर का एग्जाम्पल से याद रखिए, आपके घर का किसी भी बिल्डिंग्स का जो स्ट्रक्चर होता है बाहर से, वो क्या दिखाई देता है, ऑब्वियसली इस वॉल के कारण दिखाई देता है ना। अगर वॉल नहीं होता, अगर हमारे घर में वॉल्स नहीं होते तो क्या आपका रूम होता, क्या चैम्बर्स बन होते, क्या अपने घर का एक शेप होता, कुछ नहीं होता। तो ऑब्वियसली जो सेल वॉल क्या करता है, एक डिफिनिट शेप, जो सेल का एक निश्चित शेप होता है ना, वो कहीं ना कहीं सेल वॉल के कारण ही होता है, ठीक है। इसके अलावा तो हमने ये दो इनके मेन फंक्शन है। इसके अलावा हमने देखा था ऑलरेडी कि व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड स्वेल्स ड्यू टू ऑस्मोसिस। हमने देखा था लास्ट क्लास में कि जब सेल जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होता है उसके अंदर क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और ऑब्वियसली वो स्वेल्ड हो जाता है। किस प्रोसेस के कारण, ऑस्मोसिस के कारण। तो देखिए यहाँ पे ये देख रहा है, ये सेल्स जो हुआ ना, ये कहता है ये पूरा स्वेल्ड हो गया है। तो ऑब्वियसली किस प्रोसेस के कारण हुआ है बेटा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण, ठीक है ना। ये देख रहे हैं पूरा स्वेल्ड हो रहा है ना, छोटा सा हो रहा है। तो ये जो सेल है जो स्वेल्ड होता है बेटा, ठीक है, द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। अब सोचिए जैसे हमारा बैलून होता है, आप ऐसे समझिए, उस बैलून में हम हवा फिल करते हैं, तो अगर हवा उसकी कैपेसिटी से कम फिल होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे हम हवा फिल करते देखते हो बैलून का लेयर पतला होता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से प्रेशर अप्लाइड होता है जो उसके पार्टिकल्स को कहीं ना कहीं स्ट्रेच करता है। सेम थिंग्स, अगर सेल की जो कैपेसिटी है अगर वो स्वेल होगी तो क्या होगी, सेल वॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी, तो अंदर से प्रेशर लगाएगी ना, और किसके ऊपर लगाएगी, तो जो बाहर स्ट्रक्चर क्या है, सेल वॉल ही तो है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये स्वेल हो रहा है ना, तो इसके ऊपर चारों ओर क्या हो रहा है, एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, एक प्रेशर लगा रहा है यहाँ पे। और इसके कारण क्या होगा बेटा, चूंकि यहाँ पे चांसेज है द सेल माइट बर्स्ट बिकॉज टू द प्रेशर, तो यहाँ पे चांसेज हो सकता है ना कि सेल बर्स्ट कर जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा, जैसे बैलून बर्स्ट कर जाता है, सेम एज अगर इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये भी तो बर्स्ट हो सकता है। तो इन दैट कंडीशन व्हाट इज द पॉसिबली, लेकिन सेल वॉल क्या करता है बेटा, एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल, लेकिन सेल बर्स्ट नहीं होता। ये क्या करता है, इक्वल प्रेशर उसी के ऊपर लगा देता है, किसके ऊपर, जो सेल हमारा स्वेल्ड हुआ है। ये बजाते बर्स्ट होने के बैलून तो फट जाता है, लेकिन चूंकि लिविंग सेल्स होता है ना, तो इसके ऊपर ही एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा देता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये फूटेगा नहीं, ये ना, ये अपोजिट फोर्स इसके ऊपर ही लगा दिया, ऑब्वियसली इसको बैलेंस करता होगा। ये अपने फोर्स के अंदर जो फिजिक्स का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज्ड है, इधर से फोर्स लग रहा है और सेम एज फोर्स इधर भी लगाएगा, तो बताओ अगर मान लो ये 5 न्यूटन का, यहाँ से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा तो दोनों बैलेंस हो जाएगा ना, तो ऑब्वियसली इसको बर्स्ट होने देगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो यही काम करता है बेटा, ठीक है। और उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे कोई बर्स्टिंग नहीं होती, एंड बिकॉज ऑफ दिस द सेल कैन विथस्टैंड ग्रेटर प्रेशर, इसीलिए सेल ज़्यादा प्रेशर को भी झेलने की कैपेसिटी रखता है, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर पाता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये याद रखिएगा सेल्स वॉल इतना प्रेशर क्यों झेलता है। अब नेक्स्टली हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो आपको पता है साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर फील होता है। हमारे सेल के अंदर एक चिपचिपा लिक्विड होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये बिल्कुल साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल वाटर वाइट 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 सब जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर जो फील्ड होता है, ठीक है। ये होता क्या है बेटा, इट लाइज बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। जो सेल वॉल, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है आपका साइटोप्लाज्म। ओवरऑल स्ट्रक्चर्स के अंदर देखोगे आपको डॉट 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 लिक्विड टाइप का फील्ड दिखाएगा, वही आपका साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। यहाँ देखिए लेट अस सी, ये जो हिस्सा दिखाया जा रहा है बेटा उसके अंदर वही आपका साइटोप्लाज्म होता है।
मेनी सेल ऑर्गेनल्स लाई इन द साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे ऑर्गेनल्स क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे अभी, ठीक है। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स है जो साइटोप्लाज्म के अंदर लाई करते हैं, इसको भी याद रखने की जरूरत है। एंड ऑल द सेलुलर केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना बेटा वो कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म। ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए हमारे बॉडी में वाटर क्या करता है, ब्लड क्या करता है, वाटर ही तो फ्लूइड का काम करता है ना, किसी भी चीज़ को फ्लो कराना और एक्टिविटी का काम हमारे बॉडी में कौन कराता है, वाटर। उसी तरीके से सेल्स के अंदर लिक्विड्स पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। तो ऑब्वियसली जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते होंगे ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही परफॉर्म होते हैं। यानी साइटोप्लाज्म क्या है, एक तो ये जेली लाइक का स्ट्रक्चर, एक चिपचिपा लिक्विड है जो सेल के अंदर फिल्ड होता है। कहाँ पाया जाता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाई जाती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही परफॉर्म होते हैं। ओके, अब इसके बारे में और चीज़ें देखें तो ये क्या करता है बेटा, वाइटल सब्सटेंसेस को स्टोर करता है, लाइक एमिनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, इनको स्टोर्स भी करके रखता है। यानी कि सिर्फ रिएक्शंस ही नहीं कराता, इनका ये स्टोरेज का भी काम करता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे एमिनो एसिड हो, ग्लूकोज हो, विटामिन हो, इनको स्टोर भी करता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म का जो कुड पार्ट होता है बेटा, वो जो ऑर्गेनल्स के अंदर उसको बोलते हैं साइटोसोल। क्या बोलते हैं, द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म अदर दैन द ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड साइटोसोल। वो पार्ट जो ऑर्गेनल्स नहीं होता, किसका, साइटोप्लाज्म का, उसके लिए एक स्पेशल नाम है बेटा, साइटोसोल बोलते हैं इसको। यानी क्या पूछा जाए साइटोसोल क्या है, तो ये साइटोप्लाज्म का वो पार्ट है जो ऑर्गेनल्स नहीं होता, अदर दैन ऑर्गेनल्स। जो ऑर्गेनल्स नहीं है वो पार्ट, उसको क्या बोलेंगे बेटा, साइटोसोल बोलेंगे। देखिए लेटेस्ट सी है, ये जो आपके डॉट 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 देख रहे हैं ना, ये आपका सब क्या है, जो पार्ट उसके अलावा ना ये जो वाइट डॉट है, ये सब क्या है बेटा आपका साइटोसोल होते हैं। चलिए अब हमने देखा था यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स। तो ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है सर, इसके ऊपर देखते हैं। ये ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए ऑर्गन है, तो ये क्या है, सेल के ऑर्गन्स होते हैं। अब ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है, तो एन ऑर्गेनल इज ए स्पेशलाइज्ड सबयूनिट विद इन द सेल दैट हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गन्स के अंदर एक ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जिनका अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होता है। जैसे देखिए इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, हमारा ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स किसको बोलते हैं, जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स है उनको ऑर्गन्स कहा जाता है। अब हमारे हैंड का एक अलग फंक्शन है, हमारा फुट का एक अलग फंक्शन है, हमारे रिब्स के एक अलग फंक्शन है, हमारे माउथ ऑर्गन्स का एक अलग काम है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनके क्या होते हैं बेटा, सब यूनिट्स होते हैं, सब इकाई होते हैं और उनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। यानी कि हर ऑर्गन्स में स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए अलग अलग ऑर्गेनल्स होता है। यानी ऑर्गेनल का मेन काम क्या है, दे आर वर्किंग एज ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ये किसी भी चीज़ के स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मेकिंग ए न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लीनिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एक्सेट्रा। जैसे सेल के अंदर कुछ नई चीज़ें बनती है या सेल के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, तो ये सारा काम ऑर्गेनल्स करता है। सेल अकेले सेल वो नहीं करता होगा ना, तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ चीज़ें पड़ती होंगी। तो सेल ऑर्गेनल्स का काम क्या है, कुछ नया चीज़ को फॉर्मेशंस करना हो, कुछ चीज़ें बाहर करनी हो, तो ये सारा काम कौन करेगा बेटा, ये काम भी आपका ऑर्गेनल्स करेगा। नेक्स्टली सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। अब जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी में कहने के लिए मैं आपको बोलूँ कि राम बेटा स्टडी कर लो, राम बेटा खाना खा लो, ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ एक स्पेसिफिक पर्सन्स को, तो क्या वो स्पेसिफिक पर्सन अगर उसने, आप लोग स्टडी कर रहे हो तो आप स्टडी एक्चुअली में आपका माइंड ब्रेन करता है, आपका हैंड से आप लिखते हो, फुट से चलते हो, लेकिन आप बोलते तो क्या हो कि मैं चल के आया। आप ये तो नहीं बोलते कि मैं अपने पैरों से चल के आया, मैंने अपने हाथों से लिखा। तो ऑब्वियसली आपके बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शंस, एक स्पेशल ऑर्गन्स ही करता है और उस ऑर्गन्स के अंदर होते हैं ऑर्गेनल्स जो उस फंक्शंस को परफॉर्म कराता है, रोल प्ले करता है। ठीक है, तो दैट इज द रीज़न कि सेल एबल होता है इन सारी चीज़ों को करने पे, और किसके कारण, इस ऑर्गेनल्स के कारण। अगर ऑर्गेनल्स नहीं होते छोटे छोटे तो कहीं ना कहीं सेल इन फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है बेटा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड all the cell have the same organelles no matter what their function is or what organism they are found in। जितने भी सेल होते हैं बेटा उनके अंदर सेम टाइप के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जबकि फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके फंक्शंस क्या है और कहाँ पाए जाते हैं। अगर एक ही जैसे अगर ह्यूमन होगा तो उनके अंदर सेम ऑर्गेनल्स होगा, डॉग होगा तो सेम, मतलब एक स्पेसीज के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो सेम पाए जाते हैं, क्योंकि वो बाहर का स्ट्रक्चर नहीं है, वो इंटरनल
ऑर्गन्स के स्पेसिफिक फंक्शंस हो, तो सभी के जो हैंड का जो वर्क होगा ना, हर इंसान का सेम होता है, फुट का सबका सेम होता है, ब्रेन सबका सेम होता है, यानी कि ऑर्गेनल्स चेंज नहीं होते, बाहर का स्ट्रक्चर बदलता है लेकिन ऑर्गेनल्स सबके सेम होते हैं, सेम स्पीसीज के हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। तो इतनी बातें याद रखनी। हमने क्या क्या देखा कि ऑर्गेनल एक सब यूनिट है ऑर्गन्स के अंदर जो एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। नए मटेरियल को बाहर करना हो, बनाना हो, वेस्ट मटेरियल को बाहर करना हो, ये काम ऑर्गेनल्स करता है। ऑब्वियसली इसी के कारण सेल्स सारे ऑर्गन्स को परफॉर्म करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये सभी के अंदर सेम टाइप का पाया जाता है, फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किस टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो सब के अंदर सब एक स्पीसीज के अंदर क्या होगा बेटा, सेम होगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। अब हम लास्टली हमने जो बात किया था बेटा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ऑस्मोसिस को देखने जा रहे हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। तो ऑस्मोसिस एक वन मेथड है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स का, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इन एंड आउट विद द स्पेंडिंग एनर्जी। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस है बेटा। क्या है, देखिए द फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन। बहुत सारे बच्चे ना ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में हमेशा कंफ्यूज होते हैं, क्या कि सर ये सेम है क्या या अलग है क्या। तो सिर्फ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑस्मोसिस ही होता है। फर्स्ट मेथड है डिफ्यूजन, जहाँ से भी ये इन एंड आउट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, टेकिंग इन द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इनटू द बॉडी। इस फिगर्स को ठीक से देखिए, यहाँ पे देखिए एक हमारा ये क्या है, हमारा हार्ट ब्रीथ कर रहा है ना, इन एंड आउट इन एंड आउट। तो ऑब्वियसली ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन जो ले रहा है बेटा हमारे बॉडी में, एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड आउट से बॉडी, यानी कि ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। जब एक बार सांस लेते हैं, एक बार सांस रिलीज करते हैं, लेते हैं रिलीज करते हैं, दैट इज द रीजन कि भाई पंपिंग है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये जो पंपिंग करता है ना, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। तो क्या ये ऑस्मोसिस प्रोसेस है, इसमें भी तो इन आउट हो रहा है ना। क्या ये है क्या, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि सर अगर ये डिफ्यूजन है तो ऑस्मोसिस क्या था भाई, उसमें भी तो इन एंड आउट होता था ना। तो यहाँ भी तो वही चीज़ हो रही है, ऑक्सीजन इन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रहा है। तो क्या ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन सेम होता है या इसके अंदर कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफरेंस भी होता है क्या? तो बिल्कुल इसके अंदर डिफरेंस होता है। क्या होता है, लेट अस सी। मैं आपको टैबुलर फॉर्म में करा रहा हूँ ताकि इसको आप एग्जामिनेशन पर्पज से याद भी कर पाए। देखिए डिफ्यूजन की अगर बात करें तो ये इट अकर्स इन एनी मीडियम। डिफ्यूजन सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है बेटा, गैस में भी हो सकता है। जबकि ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड में होता है, सिर्फ लिक्विड। ये सॉलिड में या गैस के अंदर ये नहीं पाया जाता, नहीं प्रोसेस होता है। लेकिन डिफ्यूजन क्या है बेटा, कहीं भी हो सकता है। सॉलिड सब्सटेंस डिफ्यूज कर सकते हैं, लिक्विड डिफ्यूज कर सकता है, गैस में डिफ्यूजन होता है, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड केस में होता है, ठीक है। द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पे क्या है बेटा, इट इन्वॉल्व्स ओनली इन द सॉल्वेंट, यानी कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर परफॉर्म होता है। ये बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट, यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक, चूँकि ये किसी भी मीडियम होता है तो इसके लिए कोई स्पेशल परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जबकि यहाँ पे चाहिए, उसके बिना कोई मूवमेंट नहीं होता। किसमें, ऑस्मोसिस में। तो ये मेन डिफरेंस होता है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के लिए। मीडियम से याद रखिए आप मूवमेंट। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या होता है। नाउ अब हम बात करते हैं सेल के फ्लैक्सिबिलिटी की। द फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन आल्सो इनेबल्स टू सेल्स टू इनगल्फ इनटू फूड एंड अदर मैटर फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली जो सेल मेम्ब्रेन होता है, अगर ये इन आउट कर पाता है तो कहीं ना कहीं इसकी फ्लैक्सिबिलिटी जो है ना, द मटेरियल्स की, ये रीजन्स भी होता है कि इसको अलाउ करता है। तो ये तो आप लोग ऐसे भी समझते हो। नाउ द सेल ऑफ अमीबा इनगल्फ्स फूड फ्रॉम द सराउंड। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं अमीबा का। अमीबा के केस में क्या होता है बेटा, जो सेल ऑफ अमीबा होता है इनगल्फ्स फूड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। आपको पता है अमीबा का कोई रेगुलर शेप्स नहीं होता, वो अपने सराउंडिंग्स में ना अपने फूड्स को अपने अंदर डायरेक्टली इनहेल करती है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे देख रहे हैं एक फूड है, ये ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे अमीबा कैसे इसको खींच रहा है ना, सक्सेस इसको सक्ड कर रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा इंडक्टोसिस, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इंडक्टोसिस, है ना। क्या बोलेंगे, इंडक्टोसिस। वो प्रोसेस जिसके कारण अमीबा अपने फूड को लेता है, इस प्रोसेस को बोलता है इंडक्टोसिस। एंड
ये इनसाइड, इसको ऐसे याद रखेंगे, इनसाइड द सेल, है ना, सेल के अंदर लेना। इंडोप्टोसिस क्या है बेटा, जिसमें अमीबा फूड को सेल के अंदर लेता है। ओके, एंड अब ये लेता होगा तो ऐसे तो नहीं लेता होगा ना, इसको एनर्जी की जरूरत, इसको ताकत चाहिए खींचने के लिए, बार बार ये काम खींच कर रहा है, बार बार फूड को इनसाइड ले रहा है, तो ऑब्वियसली दे रिक्वायर्ड द एनर्जी। एंड चलिए वहाँ पे एनर्जी ले लिया, अब ऑब्वियसली वो उसी से, चूँकि यूनिसेलुलर होता है बेटा, तो जो बाहर चीज़ें निकालता होगा वेस्ट ना, वो भी उसी तरीके से निकालता है, सीक्रेट करता है। तो वो प्रोसेस, जैसे यहाँ पे देखिए, ये उसके अंदर जो सेल्स है, यहाँ पे बेटा CO2 उसके अंदर है, ठीक है, इसने इसको बाहर कर दिया, रिलीज कर दिया, उसी के यहाँ क्या किया, इसने इसको बेटा बाहर कर दिया। अब बाहर रिलीज हुआ, इसका मतलब क्या है, इनसाइड हुआ तो इंडक्टोसिस एंड बाहर हुआ तो एक्सोक्टोसिस, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एक्साइटोसिस। वहाँ पे इंडो और यहाँ पे एक्जो, तो एक्जो मतलब बाहर, एक्जो कैसे याद रखेंगे बेटा, बाहर, इंडो मतलब अंदर, यानी कि जब सेल के इनसाइड उसने गेट किया इंडोप्टोसिस, और जब बाहर क्या, एक्सोक्टोसिस, ठीक है। यहाँ पे एक्जो याद रखिए, वहाँ पे इंडो याद रखिए आउटसाइड्स में, ठीक है। यहाँ पे क्या याद रखना है, आउटसाइड द सेल, जब अंदर लिया तो इंडो और बाहर लिया तो एक्जो, ठीक है। और अब इसलिए यहाँ भी निकालने के लिए इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगी। तो ये हमने एक अमीबा का एग्जाम्पल देखा कि कैसे वो इन और आउट करता है थ्रू द एनर्जी। इसीलिए मैंने मल्टी सेलुलर के साथ आपको यूनिसेलुलर का भी समझाया इन द टर्म्स ऑफ अमीबा। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस का। आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा न्यूक्लियस। इफ़ न्यूक्लियस की हम बात करें तो आपको देखिए यहाँ पे ये जो आपका है बेटा, न्यूक्लियस इज अ लार्ज स्फेरिकल बॉडी जनरली लाइंग एट द सेंटर ऑफ द सेल। ये जो दिख रहा है आपको, इसी फिगर्स के यहाँ पे बड़े लार्ज बनाया गया है। तो जो आपकी न्यूक्लियस जो होता है ना बेटा, एक सेल के बीचों बीच लगभग पाया जाता है, और जनरली क्या होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है, सेंटर में पाया जाता है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। हम लोग शुरू से बात करें, इसका नाम ही न्यूक्लियस, नाभिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, क्योंकि ये सारे एक्टिविटीज़ को ना कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज एंड ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सेल डिवीजन। ये सिर्फ सेलुलर एक्टिविटीज़ को ही परफॉर्म नहीं करता, जो सेल में डिवीजन होता है, ऑब्वियसली जो नया सेल फॉर्म होता है, एक सेल से जब मल्टीपल सेल्स बनते हैं, वो कब बनते हैं, जब सेल्स के अंदर डिवीजन होता है। और वो डिवीजन भी कौन करता है, न्यूक्लियस। यानी कि सिर्फ ये न्यूक्लियर सेलुलर एक्टिविटीज़ को ही कंट्रोल नहीं करता, बल्कि सेल के डिवीजन को भी परफॉर्म करता है, ठीक है। ये सेल्स, एक अगर एक नया सेल्स क्रिएट करना हो, बनाना हो, तो वो काम भी कौन करता है, न्यूक्लियस। ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, ये एक सेल है बेटा, ये एक सेल, दो सेल बना, ठीक है, फिर ये सेल, दो सेल बना। तो ऑब्वियसली ये जो सेल, इसका डिवीजन हुआ, फिर इसका डिवीजन हुआ, तो ये कौन कर पा रहा है, ये भी किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस नहीं होता ना बेटा, तो ये संभव नहीं था। तो न्यूक्लियस सिर्फ सेलुलर एक्टिविटीज़ को ही कंट्रोल नहीं करने वाला, बल्कि जो सेल है ना, उसके डिवीजन को भी परफॉर्म कराता है, ठीक है। और इट डिसाइड्स व्हाट फंक्शन अ सेल विल कैरी आउट आफ्टर मैच्योरेशन। मैच्योर होने के बाद जो सेल है वो किस टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, क्या वर्किंग करेगा, ये डिसाइड भी कौन करता है, न्यूक्लियस। अभी हमने वर्ड ही यूज़ किया, कंट्रोल। अब ऐसे जैसे देखिए, जैसे आपके क्लास में प्रीफिक्स होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, ऑब्वियसली उनको क्या बोला जाता है कि बेटा सर अगर ना रहे, टीचर्स ना रहे, तो आपको क्लास को कंट्रोल करना है। दैट मीन्स दे विल अलाउ टू गो स्टूडेंट्स आउटसाइड, they will have to handle the class properly, they have to manage it, means they have a control for a specific time periods। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स की उनको क्या किया जाता है, क्लास का कंट्रोलिंग दिया जाता है, तभी तो वो सारी चीज़ें हैंडल कर पाती है। सेम थिंग्स, अगर ये सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है, तो जिसके अंदर जो फंक्शंस होगा वो भी तो वही डिसाइड करता होगा ना। तो न्यूक्लियस जितने भी फंक्शंस होते हैं मैच्योरेशन के बाद, डिसाइड कौन करता है बेटा, ये न्यूक्लियस करता है, ठीक है। तो ये हमने बात किया न्यूक्लियस के रोल के बारे में। अब हम देखें तो न्यूक्लियस एक, यहाँ देख रहे होंगे, एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर से प्रोटेक्टेड होता है। अब इतना इंपॉर्टेंट है तो भैया उसको सिक्योरिटी गार्ड तो चाहिए ना, उसको जेट सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती होगी। पीएम मोदी सर को बोलना पड़ेगा कि जेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए। खैर ये पहले से कवर्ड होता है। तो न्यूक्लियस इज कवर्ड बाई ए डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए यहाँ पर फिर से आ रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जो डबल लेयर दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे एक डबल लेयर स्ट्रक्चर दिख रहा है,
ठीक है, एक लेयर का ना, एक ऐसे और फिर इसके ऊपर एक लेयर, फिर इसके एक ऊपर एक लेयर, तो एक डबल लेयर स्ट्रक्चर है। ये जो डबल लेयर स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो न्यूक्लियस को कवर के रखता है बेटा इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है बेटा? दैट हैज पोर्स व्हिच अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस इनटू आउटसाइड। इसी के अंदर ये जो छोटे छोटे आप लोग देख रहे हैं, ये जो है ना, ये जो एरिया है बेटा, इसके अंदर ये ना पोर्स होते हैं, बहुत सारे होल्स होते हैं, और वो होल्स क्या करते हैं? अलाउ करते हैं किसका? जो भी चीज़ें बाहर आनी है न्यूक्लियस के, कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इसलिए साइटोप्लाज्म तभी तो फंक्शंस कर पाएगा ना, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है? उस पोर्स के थ्रू अलाउ करता है न्यूक्लियस के बाहर मूवमेंट के लिए, और वो चीज़ें बाहर आती है, कहाँ जाती है? बाहर, साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी कि न्यूक्लियस से अगर कोई भी सब्सटेंस सब साइटोप्लाज्म के अंदर आता है तो उसके लिए रास्ता क्या कौन देता है? आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देता है। अब इसलिए उसके अंदर होल्स होते हैं, इसीलिए वो उसको अलाउ करते हैं, बाहर आने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे होल्स दिख रहा है ना, ये जो होल्स है बेटा, यही होल्स के थ्रू कोई भी मूवमेंट बाहर होता है साइटोप्लाज्म में। अब उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बेटा ना, न्यूक्लियस के अंदर ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जिसके अंदर वन और मोर राउंड शेप न्यूक्लियोली, सिंगल न्यूक्लियस। अब इसके अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। ठीक है, और उस न्यूक्लियोलस को ही क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोली। उसका प्लूरल होता है न्यूक्लियोली। एक से ज़्यादा जब न्यूक्लियोलस होते हैं ना बेटा, यहाँ पे देखिए पोर्स है, और एक से ज़्यादा जब न्यूक्लियोलस होंगे उसको बोलते हैं न्यूक्लियोली। अब ये न्यूक्लियोली क्या आ गया? ठीक है, तो एक से ज़्यादा जो राउंड शेप न्यूक्लियस होता है ना उसको। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोली क्या है बेटा? ये एक जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी, जैसे साइटोप्लाज्म तो बाहर था, न्यूक्लियस के अंदर भी एक चिपचिपा लिक्विड फील होता है। उसी लिक्विड्स को बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोलस। ठीक है, और जब ज़्यादा न्यूक्लियोलस होते हैं इसको न्यूक्लियोली बोलते हैं। यानी कि अगर पूछा जाए न्यूक्लियोलस क्या है, तो एक जेली लाइक फ्लूइड मटेरियल है, किसके अंदर पाया जाता है बेटा? यहाँ पे। ठीक है, ये किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर, और इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस बोलते हैं। एक जेली लाइक फूड मटेरियल होता है। ठीक है, और बात करें तो इट ऑल्सो कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर्स। इसके अंदर ये जो पतले पतले फाइबर्स दिख रहे हैं आपको, जो डॉट ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, पतले पतले, ये जो ऐसे से, ये क्या है बेटा? फाइबर्स पाए जाते हैं। फाइबर्स पता है आप लोग को अच्छे से। तो इसके पूरा एक जाल है, एक पूरा नेटवर्क है, एक दो नहीं होता है, एक पूरा एक नेटवर्क फैला है यहाँ पे फाइबर्स का। तो एक और वो फाइबर्स किसका होता है? क्रोमेटिन का। ठीक है, यहाँ पे नाम याद रखेंगे, क्या है बेटा? क्रोमेटिन फाइबर्स। यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियस किस फाइबर से बना हुआ है, तो उसको क्या बोलता है? क्रोमेटिन फाइबर से। इसका एक पूरा नेटवर्क होता है यहाँ पे क्रोमेटिन का। ये देखिए, ये जो वाइट जो मैं बता रहा था आपको, ये सारे आपके क्या बेटा? क्रोमेटिन फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्रोमेटिन फाइबर्स की अगर बात करें, फाइबर्स की बात करें तो वो पता है एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जनरली फाइबर्स तो आपको पता है जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम सेल्स, लिविंग सेल्स की बात करें ना, तो इसके अंदर मेनली क्या पाया जाता है? डीएनए एंड प्रोटीन। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो फाइबर्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो किन से मिल के बनते हैं? तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ओके, और उस फाइबर का एक नेटवर्क है जिसको क्या बोला जाता है? क्रोमेटिन बोला जाता है। यानी क्रोमेटिन किससे मिलकर बना होगा बेटा? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होगा। सॉरी। अब ये जो क्रोमोसोम है बेटा, दैट्स आर विजुअल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। ये हमेशा नहीं दिखता। ये क्रोमेटिन जो क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है ना, ये तभी दिखता है जब डिवीजन होता है, जब सेल का डिवीजन होता है। यानी कि सेल जब डिवाइड होने वाला होगा ना, तब ये विजुअल होता है एक रॉड शेप्ड में। ये हमेशा दिखाई नहीं देता। दिस इज ओनली विजिबल व्हेन सेल इज ऑलमोस्ट गोइंग टू डिवाइड। उस केस में दिखेगा आपको क्या? क्रोमोसोम एक रॉड टाइप स्ट्रक्चर में। ऐसे हमेशा ये नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा क्रोमोसोम होता है। ये जो दिख रहा है ना बेटा, ये सेल है, न्यूक्लियस है, और ये आपका क्रोमोसोम है इस टाइप से। ठीक है, क्रोमोसोम्स ही वो यहाँ पे देखिए, ये तभी आपको दिखेगा रॉड टाइप में जब आप ये डिवीजन प्रोसेस में आएगा।
अब देखिए ये क्रोमोजोम ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे तो हमारे बॉडी में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्रोमोजोम्स मिल गए किसे बता डीएनए से। अब ये डीएनए क्या है, डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड क्या किसका फुल फॉर्म बेटा, डीएनए का। क्या है, डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए, ठीक है। और ये क्रोमोजोम, तो ये क्वेश्चन यहाँ से एक और बन गया कि क्रोमोजोम्स किससे मिलके बना है, तो क्रोमोजोम्स मिलके बना है डीएनए से। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड, या इसको डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो ऐसे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये लाइन 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 बेटा, यही होता है डीएनए। इस टाइप के शेप में है ना, इस टाइप के शेप में पाया जाता है, ठीक है। ये आपका होता है डीएनए, और इसी डीएनए से बना है व्हाट, क्रोमोजोम बना है। अब देखिए ये जो डीएनए का रोल क्या है सर, है ना। अब डीएनए की चर्चा की तो डीएनए समझना पड़ेगा ना। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। हमारे पेरेंट्स में से जो चाइल्ड सेल्स में, डॉटर सेल्स में जो इन्फॉर्मेशन शेयर होता है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर, फादर मदर का, मे बी चाइल्ड में, फादर के अंदर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, मतलब ये जनरेशन बाय जनरेशन जो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ट्रांसफ़र होती है, और जिसको ट्रांसफ़र उसको बोल देते हैं हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशंस। और वो जो होता है ना, वो किसके कारण होता है, डीएनए से। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे मूवी जो थिएटर्स में एक डीएनए सैंपल्स लेके उसके फादर्स का, उसके मदर का पता करा लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्यों किया जाता है, क्योंकि ये यही इन्फॉर्मेशन है जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। ये किसका काम है बेटा, डीएनए का, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे बात करें तो कलर के आईज हो सकते हैं, हेयर कलर्स हो सकते हैं, कई सारी चीज़ें हो सकती है, कोई स्पॉट हो सकता है, कोई दाग हो सकता है, ये कुछ कभी कभी फेस मैच कर जाते हैं। तो ये सारे आपके हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशंस होते हैं, और ये किसके कारण होता है, डीएनए में। ये ऐसा नहीं कि हमेशा हर केस में पॉसिबल हो ही जाता है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक है। इसीलिए अच्छा, जो फंक्शनल सेगमेंट्स होता है डीएनए का, इसको बोलते हैं जीन्स। अब यहाँ पे जीन्स भी कई बार आपके सामने आया होगा। तो जीन्स क्या है बेटा, डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट्स है। अब डीएनए में भी तो कुछ ना कुछ वर्किंग होता होगा ना, डीएनए का भी तो एक यूनिट्स होता होगा। तो डीएनए के अंदर जो फंक्शंस करता है ना, उसको बोलते हैं जीन्स। इसीलिए बोलते हैं कि जीन्स ट्रांसफ़र हुआ। तो जीन्स का मतलब क्या है, वही है जो फंक्शनल कर रहा है डीएनए का ना। डीएनए के लिए जो फंक्शंस करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, जीन्स बोलते हैं। पहनने वाला जीन्स नहीं। Generally, one gene controls one or more cell functions, but sometimes a single function is controlled by a set of gene. Generally मतलब ज़्यादातर ये होता है कि जो एक जीन है जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये एक जीन है जो वो एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म कर लेता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही फंक्शंस को कंट्रोल के लिए पूरा एक सेट ऑफ जीन होता है, यानी कि एक से ज़्यादा जीन्स की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसलिए ये पॉसिबिलिटीज होती है। इन जनरल एक जीन एक फंक्शंस को कंट्रोल करने में सक्षम है, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, वो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूक्लियस था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन था वहाँ पे। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो देखिए बेटा, ये इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब जो हमारे डेली लाइफ के एक्टिविटीज़ होते हैं हमारी बॉडी में, उसको सेल्स के उसको परफॉर्म करता है। इफ़ इट इज़ रिमूव द सेल अल्टीमेटली डाइज। ऑब्वियसली न्यूक्लियस ही है जो उसके कंट्रोल कर रहा है, उसके फंक्शंस को, इसके एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करा रहा है। तो मतलब जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है बेटा, वो सेल के कौन करके देता है, न्यूक्लियस। अगर वो रहे ही नहीं, जैसे हमारा ब्रेन ना रहे, तो हम क्या वर्क करेंगे। तो ऑब्वियसली एक तरह से ये समझ लीजिए कि आपका सेल एक तरह से डाई ही है, ये बिना काम का है, बिना फंक्शंस का, किसी काम का नहीं है वो, ठीक है। डाइज का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, फंक्शन से, ठीक है। अब आपको पता, हमने देखा है कि न्यूक्लियस सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इट इज़ इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन। अभी हमने जस्ट देखा था कि डीएनए के थ्रू जो हेरिडिटिक इन्फॉर्मेशन है कैरेक्टर्स में पेरेंट्स से लेके ऑफ स्प्रिंग मतलब चाइल्ड के अंदर ट्रांसफ़र करता है कौन, ऑब्वियसली डीएनए, यानी कि न्यूक्लियस ही करता है आपका, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे क्या बेटा, चिल्ड्रेन। जैसे फादर मदर में देखिए इसका डीएनए मैच किया, और ऑब्वियसली ये डीएनए के कारण कई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। तो आज हमने न्यूक्लियस तक का पार्ट कवर किया है बेटा। इसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इसके अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो अगर आप लोग को लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़
अच्छे से स्टडी करिएगा, इसको शेयर लाइक ज़रूर करिए। अगर चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। फिर से एक नए पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।